हाय एवरीवन, वेलकम टू द ऑसम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। मैं लेकर के आ गया हूँ गणित की पेडागॉगी। ये बेस्ड है प्रीवियस ईयर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पहली बार जब सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। दिसंबर 2021 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड करके यदि हम क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं तो जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है अगर फाउंडेशन से पढ़ने का समय नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में, मैथ्स पेडागॉगी में। इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट जीन पियाजे फ्रेमवर्क इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, अ टीचर मस्ट: ऑप्शन 1, इनिशिएट ग्रुप डिस्कशंस इन द क्लास; ऑप्शन 2, फोकस ओनली ऑन एज स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क; ऑप्शन 3, शेड्यूल विजिट्स टू द कम्युनिटी; ऑप्शन 4, गिव एनफ मैनिपुलेटिव्स टू वर्क विद इन ऑर्डर टू टीच अ कंसेप्ट। देखिए, क्वेश्चन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जिसको जैसी सुविधा हो वो उसको पॉज कीजिएगा वीडियो को, वहाँ पर उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा या ढंग से पढ़ लीजिएगा। चलिए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। गणित के शिक्षण में जीन पियाजे को के ढांचे को शामिल करने के लिए शिक्षक को सम्मिलित करना चाहिए। जैसे कि कोई टीचर है, मान लीजिए आप ही हैं, किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और जीन पियाजे के जो फ्रेमवर्क थे उसके अकॉर्डिंग क्या इसमें से होना चाहिए। ऑप्शन 1, कक्षा में समूहों में विचार विमर्श करना। गणित शिक्षण में अगर समूहों में विचार विमर्श करना से स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा उचित नहीं जान पड़ता है ये। ऑप्शन 2, केवल आयु विशेष समस्या समाधान कार्य। केवल वाला ऑप्शन जिसमें केवल ओनली हो उसको तो नेगेटिव मान के चलिए, ठीक है। ऑप्शन 3, समुदायों में योजनाबद्ध भ्रमण। ऑप्शन 4, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हस्त कौशल सामग्री से कार्य करना। मतलब किसी कंसेप्ट को पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि आप एंगल और डिग्री के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो कई तरह के मेजरमेंट स्केल्स होने चाहिए, प्रोटेक्टर्स होना चाहिए, कॉम्पास होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। देखिए, मैथमेटिक्स है या साइंस है, उसमें एकदम शुद्ध हिंदी के शब्द थोड़े मुश्किल जान पड़ते हैं ज़्यादातर विद्यार्थियों को, इसलिए मैंने दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको क्वेश्चन पब्लिश कर रहा हूँ। आप जहाँ वीडियो को पॉज करेंगे आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश या हिंदी में आप उसे पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैथमेटिक्स लेसन प्लानिंग। जो लोग बीएड कर चुके हैं, क्योंकि अब तो सीटेट वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो बीएड में पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको लेसन प्लान बनाने के लिए दिया जाता होगा। अब आप गणित के शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको तो मैथमेटिक्स का लेसन प्लान बनाना होगा। तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है कि मैथमेटिक्स लेसन प्लानिंग का। ऑप्शन 1, इट मेक्स टीचिंग सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज। देखिए, लेसन प्लान जिस भी सब्जेक्ट में हो आप हो, चाहे गणित के हो, चाहे सोशल साइंस में हो, साइंस का बना लीजिए, जिस भी सब्जेक्ट में आप लेसन प्लान बना रहे होते हैं वो बना ही रहे इसलिए होते हैं कि आपकी टीचिंग एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़े, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे से आगे बढ़े। तो ऑप्शन 1 तो इसका सही होगा। ऑप्शन 2, इट हेल्प्स अ स्टूडेंट टू डेवलप द हैबिट ऑफ अंडरटेकिंग इमीडिएट करेक्टिव मेजर्स। यानी कि उनको, स्टूडेंट को ये हैबिट बन जाएगा कि तुरंत करेक्टिव मेजर्स ले। नहीं, ये गलत है आपका। ऑप्शन 3 देखिए, इट हेल्प्स टीचर इन डेवलपिंग इंसाइट्स अबाउट लर्निंग नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल सही है। लेसन प्लान के ज़रिए जब आप पढ़ाते हैं ना, तो चिल्ड्रन की एबिलिटीज़ और लर्निंग नीड्स को भी समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कौन सी विधि चुननी है उसे चुन सकते हैं। तो ऑप्शन 3 भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑप्शन 1 भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ऑप्शन 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ऑप्शन 4 भी पढ़ लीजिए। इट हेल्प्स टीचर टू लर्न टू फोरसी एंड टैकल लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ चिल्ड्रन। ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सही इसका उत्तर है ऑप्शन 3, जो मैथमेटिक्स लेसन प्लानिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इसे आप हिंदी में भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गणित पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है? यह शिक्षण को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित बनाता है, ये तो विशेषता है। ऑप्शन 3, यह शिक्षकों को बच्चों की सीखने की ज़रूरतों और क्षमताओं के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करता है। इनसाइट शब्द जो प्रयोग हुआ था ना इंग्लिश में, वो अंतर्दृष्टि के लिए हुआ था। ऑप्शन 4, यह शिक्षकों को बच्चों की सीखने की कठिनाइयों का पूर्वाभास करने और उनसे निपटने में मदद करता है।
तो इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं कि लेसन प्लान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। 1, 3 और 4 को विशेषताओं में रखिए। और ऑप्शन 2 क्या है, यही इसका सही उत्तर है, जो कि मैथमेटिक्स लेसन प्लान की विशेषता नहीं है। क्या, यह छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करता है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द फीचर्स ऑफ इफेक्टिव मैथमेटिक्स टीचर, यानी एक इफेक्टिव मैथमेटिक्स टीचर है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ऑप्शन ए, शुड बी कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट इन द सब्जेक्ट मैटर। आप गणित के शिक्षक हैं और आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप अपने ही सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो शुड बी कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट इन द सब्जेक्ट मैटर होना ही चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये मैथमेटिक्स टीचर, एक इफेक्टिव मैथमेटिक्स टीचर के फीचर्स तो होना ही चाहिए। ऑप्शन बी देखें, शुड बी एबल टू प्रोवाइड प्रोसीड्यूरल नॉलेज टू द स्टूडेंट सो डैट दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए, प्रोसीड्यूरल नॉलेज का मतलब है कि एक ही ढर्रे में नॉलेज दे रहे हैं, एक स्टेप के बाद इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद ये, कि प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, कुछ ज़रूरी थोड़े ही है। तो बी इसका गलत होगा। ठीक है, ये इफेक्टिव मैथमेटिक्स टीचर का फीचर नहीं है। ऑप्शन बी इज नहीं है ये। ठीक है, ऑप्शन सी, शुड बी एबल टू क्रिएट अ स्टिमुलेटिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू लर्निंग। ऐसा क्लासरूम बनाइए जिसमें अधिगम जो है सौहार्द रूप से आगे बढ़ सके। तो ऑप्शन सी भी सही है। डी है, कंटिन्यूज टू इन्वेस्टिगेट न्यू मैथमेटिकल नॉलेज एंड इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, ऑप्शन डी भी सही है। तो इसमें कौन कौन से फीचर होने चाहिए, ए होना चाहिए, सी भी होना चाहिए और डी भी होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, ए सी डी किस में है। ऑप्शन 4 में ए सी डी है। ठीक है, इसको फिर हिंदी में देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से गणित के अध्यापक के प्रभावशाली लक्षण हैं। ऑप्शन ए, विषय वस्तु में सक्षम और आत्मविश्वासी होना, यह है। सी को देखिए, कक्षा में उद्दीपन वातावरण को स्थापित करता है जो कि अधिगम के लिए अनुकूल है, ये भी है। ऑप्शन डी, नए गणितज्ञ ज्ञान और प्रभावकारी अध्ययन योजनाओं का लगातार अनुसंधान करता है, ये भी सही है। मतलब टीचर को अपडेट रहना चाहिए ना, आप टीचिंग है, मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो उस संबंध में जो भी नॉलेज है उससे अपडेट रहना भी चाहिए। तो ए सी डी तो बिल्कुल प्रभावशाली लक्षण है इसके। तो ऑप्शन जो है 4 ए सी डी वो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज नॉट सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल का मतलब है, जैसे कि मैं आपको जो ये मैथमेटिक्स पेडागॉजी करवा रहा हूँ, ये तो 6 to 8 क्लास के लिए है ना, पेपर 2 है ये। तो इसी के हिसाब से आपको देखना है अपर प्राइमरी लेवल में क्या सूटेबल नहीं होगा। यूजिंग मैथमेटिकल लेबोरेटरीज तो होनी ही चाहिए। यूजिंग मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल, इससे तो बच्चा और भी बेहतर तरीके से सीख पाता है तो प्राइमरी लेवल में ना, अपर है तो क्या हुआ, बच्चा अभी भी तो छोटा है। 3, यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होना चाहिए। यूजिंग ओनली फॉर्मल एल्गोरिदम, देखिए ओनली जहाँ शब्द आया उसको नेगेटिव, क्या केवल एल्गोरिदम, फॉर्मल एल्गोरिदम का प्रयोग कर कर ही केवल शब्द आ गया, नहीं, डाइवर्सिटी होनी चाहिए पढ़ाने में भी। तो नॉट सुटेबल क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4, यूजिंग ओनली फॉर्मल एल्गोरिदम इज नॉट सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज नॉट सुटेबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए हिंदी में है, आप जो हिंदी में समझने में ज़्यादा अपने आप को सक्षम पाते होंगे या जिन्होंने हिंदी में पढ़ाई की होगी वो हिंदी में देखिए। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स इंग्लिश में किया होगा। जिसने जिस लैंग्वेज में गणित को पढ़ा होगा उसके लिए वही लैंग्वेज ज़्यादा मुफीद होता है। आप तो जानते ही हैं, मातृभाषा में एक व्यक्ति सबसे अच्छी तरह समझ भी सकता है, पढ़ भी सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द क्लास ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब एक क्लास हुआ रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पर। ठीक है, मिस्टर आलोक, अ मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर, मिस्टर आलोक एक टीचर का नाम है जो कि एक मिडिल स्कूल के मैथमेटिक्स के टीचर हैं, थॉट ऑफ कंडक्टिंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट टू एसेस द स्टूडेंट एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सिचुएशंस ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल थिंकिंग।
क्योंकि रेशो और प्रोपोर्शन तो प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बतला रहा है ना। रेशो के बाद हम प्रोपोर्शन पढ़ा रहे हैं, पता चलता है कि कौन किस प्रोपोर्शन में है। मान लीजिए किसी मिक्सचर में मिल्क है, वाटर है, तो किस किस प्रोपोर्शन में मिला हुआ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये एक ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट बच्चों की क्षमताओं को आकलन करने के लिए आयोजित करते हैं जिसमें उनकी नॉन प्रोपोर्शनल थिंकिंग के सिचुएशन को पहचाना जा सके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मोस्ट रिलेवेंट टू बी इंक्लूडेड इन दिस टेस्ट। तो यदि वैसा वो टेस्ट लेना चाहते हैं, उनकी जगह आप अपने आप को रख के दीजिए। अगर बच्चों की नॉन प्रोपोर्शनल थिंकिंग की आप जांच करना चाहते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्वेश्चन आप दीजिएगा उनको। ध्यान से पढ़िएगा, और ये आपके लिए भी टेस्ट है, ध्यान से सोचिएगा, फिर मैं तो आंसर बताऊंगा। पहला है, सीता एंड सोहा आर प्लांटिंग कॉर्न्स इन द सेम फार्म। कि एक किसी एक ही उद्यान में, मतलब कि एक ही उद्यान है, मतलब उसकी मिट्टी भी एक तरह की होगी। एक उद्यान कहने का मतलब समझ लीजिए, एक फील्ड है, एक खेत है, उस एक ही खेत में सीता और सोहा मकई लगा रही हैं। सीता प्लांट्स 4 रोज एंड सोहा प्लांट्स 6 रोज। सीता 4 रो और सोहा 6 रोज में प्लांटिंग करती है। इफ सीताज कॉर्न इज रेडी इन 8 वीक, सीता का कॉर्न 8 सप्ताह में ही तैयार है। हाउ मैनी वीक्स इट विल टेक टू सोहास कॉर्न टू बी रेडी। कितने हफ्ते लगेंगे सोहा के कॉर्न्स को रेडी होने के लिए। इसका आंसर आप सोच के रखिए। ऑप्शन 2 है, a school order 3 carton of milk for every 8 students. If there are 624 students in the school, how many cartons of milk should be ordered? मतलब कि एक स्कूल है, वो प्रत्येक 8 बच्चों के लिए 3 कार्टून जो है दूध मंगवाता है। अगर 624 स्टूडेंट है स्कूल में तो उनको कितने कार्टून्स के ऑर्डर देने पड़ेंगे, मतलब कितने मिल्क कार्टून्स के ऑर्डर देने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी आपने देख लिया। ऑप्शन 3, इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ अ स्टूडेंट टू टीचर इज 16:1। मतलब एक स्कूल है, एक विद्यालय है जिसमें शिक्षक छात्र अनुपात 16:1 दिया हुआ है। इफ़ देयर आर 1248 स्टूडेंट इन ए स्कूल, मतलब किसी उस विद्यालय में 1248 स्टूडेंट है, स्कूल में 1248 स्टूडेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स, तो टीचर की संख्या ज्ञात कीजिए। चौथा देखिए, 4/6 इज इक्वल टू x/15, फाइंड x। ठीक है, इसको हिंदी में भी देख लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए ये तो गणित का पैडागॉजी करवा रहा हूँ, बहुत अच्छा होता कि मैं इसको ग्राफिकल मेथड से यानी ब्लैक बोर्ड पे करवाता। ब्लैक बोर्ड होता, वाइट बोर्ड होता, ग्रीन बोर्ड होता, कुछ भी होता, कहने का मतलब मैं इसको किसी भी तरह के बोर्ड में ग्राफिकल तरीके से समझाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन कुछ लिमिटेशन है कि मैं आपको बोर्ड पर ना लिखवा करके वर्बल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ सकते हैं तो समझिएगा, नहीं तो कॉपी पेंसिल ज़रूर रखिएगा। तो अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, उम्मीद है कि आपने कैलकुलेशन तो कर लिया होगा। हिंदी में पढ़िए। अनुपात और समानुपात की कक्षा के बाद माध्यमिक विद्यालय के गणित के अध्यापक श्रीमान आलोक ने सोचा कि छात्रों की असमानुपाती सोचने की स्थिति को पहचानने के लिए, किस तरह की सोचने की स्थिति को, असमानुपाती सोचने की स्थिति को पहचानने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक निदान परीक्षा यानी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट का संचालन करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निम्न में से कौन सा प्रश्न अत्यंत प्रासंगिक है। तो सबसे ज़्यादा प्रासंगिक कौन सा क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कीजिएगा। चलिए हम ऑप्शन 4 से चलते हैं। ऑप्शन 4 में देखिए तो 4/6 इज इक्वल टू x/15 है। ये तो एक रेशो पर बेस्ड है, सीधा सीधा आप x का वैल्यू निकाल लेंगे इसको सिंप्लीफाई करके। ठीक है, ऑप्शन 3 में जाइए। इन ए स्कूल, एक स्कूल है जिसमें स्टूडेंट और टीचर्स का रेशो 16:1 है। अगर 1248 स्टूडेंट है किसी स्कूल में तो टीचर कितने होंगे, ये बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं। ये भी रेशो का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स और टीचर की रेशो 16:1 है और 1248 स्टूडेंट इस स्कूल में हैं तो 16 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 1248, वही x की जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ टीचर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी रेशो प्रोपोर्शन से ही बन रहा है आपका। ऑप्शन 2 के देखिए, एक स्कूल में प्रत्येक 8 स्टूडेंट पे 3 कार्टून है।
अगर 624 स्टूडेंट होंगे तो कितने कार्टून की ज़रूरत होगी? तो जाहिर सी बात है 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स मान लीजिए कोई वेरिएबल है, इज इक्वल टू 624 कर दीजिए, या सीधा बात है 624 को 8 से भागा दीजिए, जो भी वैल्यू आई ना वो एक्स वैल्यू आएगी, तो 3 इंटू एक्स कर दीजिए, वही आपका नंबर ऑफ कार्टून्स ऑफ मिल्क निकल जाएगा। समझ गए? ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है सीधा सीधा, तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन सीता और सोहा, पहला वाला को देखिए, इसका आंसर पहला सही है, क्योंकि सीता और सोहा ने एक ही फॉर्म, जब सेम फॉर्म लिखा है इसका मतलब दोनों की मिट्टी एक जैसी है। ठीक है, सीता ने 4 रो लगाए और सोहा ने 6 रो लगाए मक्के का, ठीक है, कॉर्न का। अब सीता का कॉर्न 8 हफ्ते में तैयार होता है, तो सोहा का भी तो 8 हफ्ते में ही तैयार होगा ना। समझ गया ना? तो ये पहला क्वेश्चन होगा, ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है यदि आपको उन बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है उनके नॉन प्रोपोर्शनल थिंकिंग को जांचने के लिए। इसको फिर से देखिएगा जिन्हें समझ में नहीं आया। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर यूजेस द ओपन एंडेड प्रॉब्लम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स, दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू प्रमोट। फिर मैं बता दूं, क्योंकि मैं वर्बल तरीके से बता रहा हूं, इसी में समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। बहुत हार्ड गणित नहीं रहता है 6 to 8 का। आप वैसे भी जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो एटलीस्ट आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा, अगर 6 to 8 के लिए टीचिंग करना चाहते हैं तो। और अपने गणित की इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट भी गणित रहा होगा। खैर, हम आते हैं। देखिए, प्रॉब्लम्स 2 तरह के हो सकते हैं, ओपन एंडेड हो सकता है, क्लोज एंडेड। फिलहाल मैं यही 2 संदर्भ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है? जिसका जवाब एक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सूर्य के निकलने की दिशा बताइए, आप बताते हैं पूर्व। ठीक है, इसका एक ही आंसर है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत के अभी में प्रधानमंत्री कौन है, तो इसके एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर है। ये क्लोज एंडेड हो गया। अगर मैंने आपसे पूछा कि 5+3 कितना होता है, आपने बताया 8, ये क्लोज एंडेड है, सबका आंसर 8 आएगा, है ना। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ऐसी कितनी 2 संख्याएं हो सकती हैं जिसको जोड़ने से 8 आए, तब कोई बोलेगा 5+3, कोई बोलेगा 1+7, कोई बोलेगा 2+6, कोई बोलेगा 4+4, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसके कई तरह के अर्थ, मतलब आंसर्स दिए जा सकते हैं कई तरीके से, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए ओपन एंडेड प्रॉब्लम क्या हुआ। अ टीचर यूजेस द ओपन एंडेड प्रॉब्लम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, दिस प्रैक्टिस हेल्प्स टू प्रमोट। यह प्रैक्टिस क्या प्रमोट, किस चीज़ को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा? ऑप्शन ए है क्रिएटिव थिंकिंग, बी डाइवर्जेंट थिंकिंग, सी इक्विटी इन क्लासरूम, डी कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब समझिए। जब एक साथ आप कई पहलुओं पर विचार कर पा रहे हैं तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। एक बार में किसी एक चीज़ पर फोकस कर पा रहे हैं तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, अगर मैंने आपको ओपन एंडेड कोई क्वेश्चन दे दिया, सपोज मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन या कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो कोई एकदम फार्मूला बेस्ड पे बना सकता है, कोई कंसेप्ट पे बना सकता है, या कोई भी एक नॉर्मल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कोई उसको परसेंटेज मान करके बना सकता है, कोई एक्स मान करके बना सकता है, कोई रेशो की मदद से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता है, जो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में अक्सर अप्लाई किया जाता है। कई मेथड्स हो सकते हैं ना। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन की तो ये खूबी ही होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। लेकिन जब आप डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम पे कई तरह से विचार कर रहे हैं, तो ये आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को भी प्रमोट कर रहा है, और साथ ही साथ क्लासरूम में इक्विटी को भी प्रमोट कर रहा है, क्योंकि तब कोई रोक नहीं है कि आपको कोई चीज़ एक ही तरीके से करना है। हर बच्चा अपने तरीके से सोच सकता है उस प्रॉब्लम को लेकर के। समझ रहे हैं ना? तो ये प्रैक्टिस किसको प्रमोट करेगा? इसका आंसर होगा ए, क्रिएटिव थिंकिंग को भी प्रमोट करेगा, बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग को भी प्रमोट करेगा, सी, इक्विटी इन क्लासरूम को भी प्रमोट करेगा। चूंकि डाइवर्जेंट हो गया तो कन्वर्जेंट तो होगा नहीं। इसका सही उत्तर है ए बी सी। अब देखिए ए बी सी किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर है, ए बी एंड सी।
नॉन वर्बल तरीके से जो हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की। बाकी मैथमेटिक्स तो कॉपी कलम का चीज़ है ही, लेकिन फ़िलहाल मैं बोर्ड पे नहीं समझा सकता हूँ, इसलिए फास्ट तरीके से वर्बली मैं समझाना चाह रहा हूँ। कई लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, अगर आप प्रीवियस ईयर बेस्ड करके क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से आप संभावना है कि आप बहुत आसानी से एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर ले, अगर फाउंडेशन पढ़ने का समय नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये तो हिंदी में ही है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? एवरी मैथमेटिकल कंसेप्ट गिव राइज टू मोर मैथमेटिकल कंसेप्ट, ये सही मालूम होता है। ऑप्शन बी, मैथमेटिकल आइडियाज ग्रोज फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है निराकार, मतलब जिसका कोई आकार प्रकार कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स क्या एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट जाता है क्या? नहीं, वो तो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट जाता है। बच्चों को भी मैथमेटिक्स पढ़ाइएगा तो शुरू में ही क्या उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या लॉजिकल सोचने लग जाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा। उनको आप वस्तु देंगे, उंगली पर गिनाएंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फिर ऑब्जेक्ट देंगे, बताएंगे ये 1 है, 2 है, 3 है। फिर उसके सिम्बल्स को बताएंगे धीरे धीरे ना। तो ऑप्शन बी तो गलत है। ऑप्शन सी, मैथमेटिकल आइडियाज ग्रोज फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ये बिल्कुल सही है। एक पर्टिकुलर चीज़ लेकर के आप चल रहे हैं और एक जनरल कंसेप्ट आपने बना दिया। जैसे ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, सब अलग अलग बच्चे अलग अलग ट्राइंगल लिए हुए हैं, सबका एंगल जोड़ रहे हैं, सभी का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो समझ में आ गया आपको आइडिया कि मैथमेटिकल आइडियाज ग्रोज फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। तो जनरल कंसेप्ट दे दिए कि ट्राइंगल के तीनों कोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन ए और सी देख लीजिए कहीं पर, कहाँ पर है आपको ऑप्शन ए और सी। ए और सी जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन 2 ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, बट एक्चुअली इट इज द 8th क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इन अ गिवन डेटा मतलब कोई डेटा आपको दिया हुआ है। Which one of the measures of the central tendency would be affected by one or two extremely large or extremely small values outside the range of the rest of the data? इसको हिंदी में देख लीजिए। दिए गए आंकड़ों में केंद्र प्रवृत्ति के मापों में से कौन सा मान प्रभावित होगा जब एक या दो अत्यधिक बड़े या अत्यधिक छोटे मान बाकी के आंकड़ों के परिसर से बाहर है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। देखिए यहाँ पर हमारी लिमिटेशन आ गई। हमें एक हिसाब से करना क्या चाहिए था कि किसी बोर्ड पर आपको कोई डेटा दे दिया जाता, ठीक है, 4, 5, 6, 8 ऐसे कोई भी डेटा दे दिया जाता, जिस पर आप मीडियन निकालते, मीन निकालते, मोड निकालते, फ्रीक्वेंसी निकालते, उसके बाद इस क्वेश्चन को करते। लेकिन चूंकि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और चूंकि सीटेट का एग्ज़ाम्स को देखते हुए बहुत कम समय में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर को लेके करवाना है, तो इसको मैं वर्बली बता रहा हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है ना, जैसे मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं? सपोज आपके घर में 6-7 सदस्य हैं, सब कुछ ना कुछ रुपए कमाते हैं। सपोज कोई 10,000 कमाता है, मान लीजिए ABCDEF नाम रख दीजिए। कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 60,000, फिर कोई एकदम से 1.5 लाख। देखिए मैंने डेटा को बहुत वेरी किया है, ठीक है। तो इसका मीन कैसे निकालिएगा? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मीन निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक सेंट्रल आइडिया दे रहा है मीन, आपको एक एवरेज दे रहा है कि इस पूरे परिवार का जो टोटल इनकम आप निकाले उसको नंबर ऑफ मेंबर्स से आप डिवाइड कर दिए, तो मोटा मोटी आप औसत कमाई क्या होगी एक इंडिविजुअल की वो पता लग जाएगा। और मीडियन क्या होता है, इन्हीं को आप अरेंज कर दीजिए छोटे से बड़े में, जैसे 10,000 हुआ, 15,000 हुआ, जो भी डेटा आपने लिया है छोटे से बड़े में आप अरेंज कर दीजिए। उसकी जो मिडिल वैल्यू होती है वो मीडियन होती है।
ठीक है। उसके बाद उनमें से जो वैल्यूज़ ज़्यादा बार रिपीट हुई है, सपोज मैंने बोला कि 10,000, 15,000, 20,000, फिर 20,000, फिर 20,000। मान लीजिए 20,000 कमाने वाले 3 व्यक्ति हैं, तो मोड उसका आपका 20,000 हो गया। और फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी किसी का 1 भी हो सकता है, किसी का 2 भी हो सकता है। हो सकता है 1.5 लाख जिसने कमाया वो एक ही सदस्य 1.5 लाख कमा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, और जो 20,000 3 लोग कमा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। तो मैंने वर्बली समझाने का कोशिश किया है कि दिए हुए डेटा में मीन कैसे निकलता है, मीडियन कैसे निकलता है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करके मिडिल वैल्यू निकाल लीजिए और मीडियन हो गया। मोड कैसे निकलता है, जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, और फ्रीक्वेंसी जो भी संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है वो फ्रीक्वेंसी हो गया। तो इसमें से आप देखिए मीन में से कोई एक संख्या, बहुत बड़ी संख्या को निकाल दीजिए तो एवरेज अचानक से घट जाएगा। जहां लोग 10,000, 15,000, 20,000, 20,000, 20,000 कमा रहे हैं और एक सदस्य 1.5 लाख रुपए प्रति महीना कमा रहा है, 1.5 लाख को हटा दीजिए, देखिए कितना ज़्यादा वैल्यू में अंतर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है मीन। इसको करके देखना होगा, आप इसको कीजिएगा, पहले इन सब का मतलब समझिए। और वैसे भी सीटेट के कई क्वेश्चंस में कभी मीन पूछ देता है, कभी मोड पूछ देता है, कभी मीडियन पूछ देता है, ये तो आपको वैसे भी निकालने आना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है मीन। फिर से पढ़ें, दिए गए आंकड़ों में केंद्र प्रवृत्ति के मापों में से कौन सा मान प्रभावित होगा जब एक या दो अत्यधिक बड़े या अत्यधिक छोटे मान बाकी के आंकड़ों के परिसर से बाहर है। सही उत्तर इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया इसका मीन। और जब सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़िएगा ना तो आपको मीडियन मीन का एक प्रैक्टिकल एस्टिमेट लगाने की कोशिश कीजिएगा कि हम किस जगह पे मीन लगाते हैं, हमको मीडियन से क्या तात्पर्य है या मोड से क्या तात्पर्य है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। जब आप ऐसे पढ़िएगा तो इसके कंसेप्ट को समझ पाइएगा, क्योंकि सीटेट में ज़्यादातर क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स और साइंस के हैं, यदि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप गुजरे तो पाएंगे कि अभी के क्वेश्चन में बहुत कंसेप्चुअल पूछ रहा है, फैक्चुअल कम पूछ रहा है और आपका कंसेप्चुअल ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 51, 59, यानी इस वीडियो का तो क्वेश्चन नंबर 9 है। मिडिल स्कूल मैथमेटिक्स टीचर यूजेस द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इन हर ज्योमेट्री क्लासेस। 1 है यूजिंग ए सेट ऑफ वेजेस ऑफ अबाउट 15 डिग्री टू मेजर वैरायटी ऑफ एंगल्स। ऑप्शन 2, ओवरलैपिंग कट आउट्स ऑफ वेरियस एंगल टू फाइंड आउट एंगल विद इक्वल मेजर्स। पहले एक सेट ऑफ वेजेस लेती है, 15 डिग्री नाप लेती है, फिर कई कट्स करती हैं, कट को एक दूसरे के ऊपर रख के वो एंगल्स को फाइंड आउट करती है। थर्ड में क्या होता है, मेजरिंग ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट यूजिंग पेंसिल ऑफ डिफरेंट लेंथ, मतलब एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट को अलग अलग लेंथ्स के पेंसिल इस्तेमाल करके नापती है। तो क्या करने की कोशिश कर रही है ये। अब थर्ड पढ़ के लग रहा होगा कि अलग अलग पेंसिल लेने से क्या फ़ायदा, लाइन सेगमेंट का तो मेजरमेंट एक ही ना आएगा। लेकिन ये क्या करना चाह रही है यही आपको बताना है। पहला, टीचिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन, नहीं। दूसरा, नॉन न्यूमेरिकल कंपैरिजन ऑफ एंगल सजेस, ये भी नहीं है। 3, इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइन एंड सेगमेंट, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 4, यूजिंग मेजरमेंट एक्टिविटीज विथ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट टू इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेटर। आपने देखा कि पहले तो 15 डिग्री का वेजेस इस्तेमाल कर रही थी, फिर जितने कटआउट्स उसने लिए थे उस कटआउट को एक के ऊपर एक रख कर भी एंगल पता करने की कोशिश कर रही थी, फिर अलग अलग पेंसिल का उपयोग करके लेंथ नाप रही थी। इसका मतलब क्या, नॉन स्टैंडर्ड का यूनिट इस्तेमाल करके वो मेजरमेंट कर रही थी ताकि बाद में वो एक कंसेप्ट स्टैंडर्ड यूनिट का इंट्रोड्यूस कर सके। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। एक मिडिल विद्यालय की गणित की शिक्षिका ने अपनी ज्योमेट्री कक्षा में निम्न नीतियों का उपयोग किया। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, दूसरी बार भी समझ लीजिए, और जिनको नहीं समझ में आया दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना दिमाग में रहेगा। ऑप्शन 1, विविध कोणों को मापने के लिए वेज यानी पचड़ों के समूह का उपयोग जो कि लगभग 15 डिग्री के हैं। ऑप्शन 2, विभिन्न कोणों के कटे हुए टुकड़ों को अतिछादित कर समान माप वाले कोणों को ज्ञात करना। थर्ड, एक सीधे रेखाखंड को मापने के लिए अलग अलग लंबाई वाली पेंसिलों का उपयोग करना। शिक्षिका द्वारा प्रयुक्त शैक्षिक विधि का केंद्र क्या है। ऑप्शन 4, असमान इकाइयों से मापन के क्रियाकलाप करना और उसके बाद मानक इकाइयों से परिचित कराना। अब हम आखिरी क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ये
इस वीडियो का 10th क्वेश्चन है और मैथ पेडागोगी का भी आखिरी क्वेश्चन है ये, क्योंकि 30 तो CDP में आते हैं, उसके बाकी जो 31 से 60 आए वो आपको मैथमेटिक्स हो गए, 61 से जो 90 आए वो आपके साइंस के हो गए। उसके बाद आपको जो भी लैंग्वेज आपने चुना हो, हिंदी इंग्लिश चुना हो, इंग्लिश हिंदी चुना हो, हिंदी संस्कृत चुना हो, वो लैंग्वेज के पेपर बाद में 150 तक चले जाते हैं आपके, 90 से 120, फिर 121 से 150 तक। और इस प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको मैथमेटिक्स के भी मिल रही, मैथमेटिक्स तो मैं करवा ही रहा हूँ, साइंस पेडागोगी के भी मिल जाएंगे, साइंस कंसेप्ट के भी मिल जाएंगे, हिंदी पेडागोगी भी मिल जाएगा, सब वीडियोज़ मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा, प्रीवियस ईयर को बेस करके एनालिसिस किया हुआ है। और ये पढ़ना बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर बहुत ज़्यादा वैरी अगर करता है सीटेट ना, तो उसको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन तो करेगा नहीं, क्योंकि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नहीं, पिछली बार भी हुआ नहीं था, तो कमोबेश क्वेश्चन एक ही तरह का रहता है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक्टिविटीज़ आर एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग इन एलिमेंट्री स्कूल मैथमेटिक्स क्लासरूम बिकॉज, तो सभी जानते हैं कि करके सीखना ज़्यादा फायदेमंद है, खासकर प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे करने पर, उलटने पलटने टटोलने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए है एंगेजिंग इन एक्टिविटीज़ एनकरेज स्ट्रेटजिक मैथमेटिकल थिंकिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटेशनल फ्लुएंसी, सही है। ऑप्शन बी एक्टिविटीज सर्व एज अ मोटिवेशन फॉर अ स्टूडेंट टू प्रैक्टिस एंड टूल फॉर टीचर टू असेस द स्टूडेंट, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी एक्टिविटी हेल्प्स टीचर टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम, सिलेबस को टाइम पे ख़त्म करना, ये चीज़ पर तो कभी ध्यान ही मत दीजिएगा, ज़्यादा ध्यान इस पर देना है कि बच्चों ने कितना समझा है, तो ऑप्शन सी नहीं है इसका सही उत्तर। ऑप्शन डी लॉट्स ऑफ फ्री पीरियड्स इन टाइम टेबल कैन बी यूटिलाइज थ्रू एक्टिविटी, ये भी बहुत गलत है, तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, वो ऑप्शन चुनिए जिसमें ए और बी हो। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर आपके गणित के पेडागोगी के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, ये हिंदी में है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।